ढाका की सड़कों पर हिंसा का तांडव देख भड़क उठा भारत। अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र सीधे तौर पर दे दी कड़ी चेतावनी। जो डर था वही हुआ। अब भारत के साथ साथ अमेरिका ने भी खोल दिया मोर्चा। बांग्लादेश सरकार की बड़ी मुश्किलें। अल्पसंख्यकों पर हमले अब नहीं होंगे बर्दाश्त। ग्लोबल पावर ने खींच दी सुरक्षा की लाल लकीर। भारत का जबरदस्त एक्शन। जो भारत कह रहा था वही सच निकला। पूरी दुनिया ने लगाई नई दिल्ली के रुख पर अपनी मुहर। बॉर्डर पर हलचल शुरू। पड़ोसी मुल्क में चल रही उथल पुथल ने अब एक ऐसा खतरनाक मोड़ ले लिया है जिसकी गूंज सिर्फ एशिया में नहीं बल्कि 7 समंदर पार न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन तक सुनाई देने लगी है। अब तक जिसे सिर्फ एक देश का आंतरिक मामला कहकर पल्ला झाड़ा जा रहा था, अचानक वो मुद्दा दुनिया की सबसे बड़ी पंचायतों के टेबल पर आ गया है। बांग्लादेश की सड़कों पर जो कुछ भी हो रहा है उसने दुनिया के सबसे ताकतवर संगठनों की नींद उड़ा दी है। ये कहानी सिर्फ बयानों की नहीं है बल्कि एक बहुत बड़े जियोपॉलिटिकल शिफ्ट की है। जब भारत बार बार दुनिया को चेता रहा था तब कई लोग खामोश थे, लेकिन अब जब पानी सिर से ऊपर चला गया है तो दुनिया की महाशक्तियां भी भारत के साथ खड़ी नजर आ रही हैं। एक तरफ ढाका में अस्थिरता का माहौल है तो दूसरी तरफ पश्चिम के वो देश जो मानवाधिकारों के चैंपियन बनते हैं अब अपनी चुप्पी तोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। आखिर ऐसा क्या हो गया कि रातों रात संयुक्त राष्ट्र से लेकर अमेरिका तक को सख्त लहजे में बात करनी पड़ी? किस तरह से बांग्लादेश के खिलाफ अब भारत के साथ अमेरिका दलबल के साथ उतर रहा है? क्या बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के हाथ से कमान पूरी तरह फिसल चुकी है? इस पूरे घटनाक्रम में भारत की कूटनीतिक जीत कैसे छिपी है, हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी। तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो आखिर ये पूरा माजरा है क्या? क्यों अचानक ढाका की सरकार दुनिया के निशाने पर आ गई है? चलिए इस कूटनीतिक और जमीनी हकीकत की एक एक परत को खोलते हैं। सबसे पहले समझिए उस माहौल को जिसने इस अंतर्राष्ट्रीय गुस्से को जन्म दिया है। बांग्लादेश में पिछले कई महीनों से जो कुछ चल रहा है वो किसी से छिपा नहीं है, लेकिन अब बात सिर्फ राजनीतिक विरोध तक सीमित नहीं रही। निशाना बदल गया है, भीड़ का चेहरा बदल गया है और उस भीड़ का शिकार बन रहे हैं वो लोग जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, बस उनका कसूर इतना है कि वो एक विशेष समुदाय से आते हैं। जब ढाका की सड़कों पर कानून का राज खत्म होने लगा तब दुनिया को समझ आया कि ये आग सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं रहेगी। यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या मोहम्मद यूनुस की सरकार, जिनसे दुनिया को बहुत उम्मीदें थीं, वो हालात को संभालने में नाकाम साबित हो रही हैं? क्या कट्टरपंथी ताकतें अब सरकार से भी ज्यादा पावरफुल हो गई हैं? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या अमेरिका और यूएन का ये बयान बांग्लादेश की राजनीति में कोई बड़ा भूचाल लाने वाला है? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं। कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब संयुक्त राष्ट्र यूएन ने अपनी चुप्पी तोड़ी। आमतौर पर संयुक्त राष्ट्र किसी देश के आंतरिक मामलों में इतनी जल्दी और इतनी सख्ती से दखल नहीं देता, लेकिन इस बार पानी सिर से ऊपर जा चुका था। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने जो बयान दिया है वो किसी सामान्य कूटनीतिक टिप्पणी जैसा नहीं है बल्कि एक सख्त चेतावनी जैसा है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति बेहद चिंताजनक है। ये शब्द कूटनीति की दुनिया में बहुत भारी माने जाते हैं। दुजारिक ने दो टूक कहा कि अंतरिम सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वो हर नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित करे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ हर नागरिक पर जोर दिया गया है, जिसका सीधा इशारा उन अल्पसंख्यकों की तरफ है जो पिछले कुछ समय से लगातार हिंसा का शिकार हो रहे हैं। यूएन ने साफ कर दिया है कि धर्म, जाति या पहचान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये बयान ढाका में बैठी यूनुस सरकार के लिए किसी झटके से कम नहीं है। यूएन मानवाधिकार उच्चायुक्त ने भी इस आग में घी डालने का काम किया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि फरवरी 2026 में वहां चुनाव होने हैं और अगर यही हालात रहे तो चुनाव का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। यानी दुनिया ने अब बांग्लादेश को एक डेडलाइन और वार्निंग दोनों दे दी है। हिंसा तुरंत रोकनी होगी वरना इसके परिणाम बहुत बुरे हो सकते हैं। लेकिन रुकिए, यूएन तो सिर्फ शुरुआत थी। असली धमाका तो तब हुआ जब दुनिया की सुपर पावर अमेरिका ने भी इस मुद्दे पर अपनी आंखें तरेर लीं। अमेरिका, जो अक्सर रणनीतिक कारणों से दक्षिण एशिया में बहुत नपातुल्ला बोलता है, इस बार उसने भी भारत की चिंताओं को एक तरह से मौन समर्थन दे दिया है। अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स यानी वहां की संसद के निचले सदन के 2 प्रमुख सांसदों राजा कृष्णमूर्ति और सुहास सुब्रमण्यम ने मोर्चा संभाल लिया है।
ये कोई छोटे मोटे नेता नहीं हैं। इनकी बात का वॉशिंगटन के पावर कॉरिडोर में वजन होता है। राजा कृष्णमूर्ति ने जिस घटना का जिक्र किया वो किसी भी इंसान का दिल दहला देने के लिए काफी है। उन्होंने दीपू चंद्र दास नाम के एक युवक के साथ हुई दुखद घटना का जिक्र करते हुए इसे मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन बताया। उन्होंने स्पष्ट किया कि भीड़ द्वारा किया गया न्याय न्याय नहीं होता। सुहास सुब्रमण्यम ने भी ढाका में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों को लेकर अपनी गहरी चिंता जताई है और तुरंत कार्रवाई की मांग की है। जब अमेरिका के सांसद ऐसे बयान देते हैं तो उसका मतलब साफ होता है कि अमेरिकी प्रशासन अब बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के कामकाज से खुश नहीं है। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी कूटनीतिक सफलता है। जो बात भारत कल तक अकेले कह रहा था, आज अमेरिका के नीति निर्माता उसी बात को दोहरा रहे हैं। अब जरा इस हिंसा के बैकग्राउंड को समझना बहुत जरूरी है कि आखिर चिंगारी भड़की कहां से। ये सब शुरू हुआ एक युवा नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद। किसी भी देश में एक मौत पर विरोध प्रदर्शन होना समझ में आता है, लेकिन यहाँ उस गुस्से को हाईजैक कर लिया गया। ढाका और अन्य बड़े शहरों में जो विरोध प्रदर्शन शुरू हुए वो देखते ही देखते हिंसक झड़पों, आगजनी और तोड़फोड़ में बदल गए। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह हुई कि इस राजनीतिक हिंसा को एक सांप्रदायिक रंग दे दिया गया। भीड़ जिसका कोई चेहरा नहीं होता, उसने अपना गुस्सा उन लोगों पर उतारना शुरू कर दिया जो कमजोर थे, जो अल्पसंख्यक थे। दीपू चंद्र दास के साथ जो हुआ उसे नफरत आधारित अपराध की श्रेणी में रखा जा रहा है। ये एक सोची समझी साजिश लगती है जहां राजनीतिक अस्थिरता का फायदा उठाकर कुछ कट्टरपंथी तत्व अपना एजेंडा चला रहे हैं। पिछले 1 साल से ज्यादा समय से बांग्लादेश जिस दौर से गुजर रहा है वहां प्रदर्शन अब आम बात हो गई है, लेकिन अब ये प्रदर्शन अराजकता का रूप ले चुके हैं। दक्षिणपंथी और कट्टर ताकतें जो पहले छुपी हुई थीं, अब खुलकर सामने आ गई हैं। उदारवादी सोच रखने वाले और अल्पसंख्यक समुदाय के लोग अब सॉफ्ट टारगेट बन गए हैं। ये वही स्थिति है जिसके बारे में भारत लगातार आगाह करता आ रहा है कि अगर वहां कट्टरपंथ को नहीं रोका गया तो उसका असर पूरे क्षेत्र पर पड़ेगा। अब बात करते हैं उस शख्स की जिसके कंधों पर इस वक्त पूरे बांग्लादेश की जिम्मेदारी है। मोहम्मद यूनुस, एक नोबेल शांति पुरस्कार विजेता जिन्हें एक मसीहा के तौर पर देखा जा रहा था, आज वो चौतरफा घिर चुके हैं। उनकी सरकार अब 3 तरफ से दबाव में है। पहला, देश के अंदर जल रही हिंसा की आग जिसे वो बुझाने में नाकाम साबित हो रहे हैं। दूसरा, अल्पसंख्यकों की बढ़ती असुरक्षा जिसने उनके सबका साथ वाले वादों की पोल खोल दी है। और तीसरा, अब अंतर्राष्ट्रीय दबाव। जब यूएन और अमेरिका जैसे पावर हाउस सवाल पूछने लगे तो समझ लीजिए कि आपकी साख दांव पर लगी है। विश्व समुदाय अब चुप बैठने वाला नहीं है। वो जमाना गया जब ऐसे मुद्दों को दबा दिया जाता था। आज के डिजिटल युग में हर तस्वीर, हर वीडियो दुनिया के सामने है। यूनुस सरकार से अब जवाबदेही मांगी जा रही है। उन्हें बताना होगा कि आखिर उनकी पुलिस, उनका प्रशासन तब कहां था जब भीड़ बेगुनाहों को निशाना बना रही थी। ये अंतर्राष्ट्रीय दबाव सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं रहेगा। आने वाले दिनों में इसका असर बांग्लादेश की आर्थिक सहायता और व्यापारिक रिश्तों पर भी पड़ सकता है। वीडियो में हम साफ देख सकते हैं कि कैसे ये पूरा घटनाक्रम भारत के उस रुख को सही साबित करता है जिसमें भारत ने हमेशा शांति, लोकतंत्र और सभी नागरिकों की सुरक्षा की वकालत की है। भले ही इन बयानों में सीधे तौर पर भारत का नाम नहीं लिया गया हो, लेकिन ये भारत की उस दूरदर्शी सोच की जीत है जिसने पहले ही भांप लिया था कि पड़ोस में सुलग रही आग कितनी खतरनाक हो सकती। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ एक संयोग है? बिल्कुल नहीं। ये जियोपॉलिटिक्स का वो खेल है जहां हर कदम बहुत सोच समझकर उठाया जाता है। अमेरिका का इस वक्त भारत के रुख के साथ खड़ा होना चीन के लिए भी एक बड़ा संकेत है। हम जानते हैं कि चीन हमेशा से बांग्लादेश में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश करता रहा है, लेकिन मौजूदा हालात में जब वहां अराजकता फैल रही है तो पश्चिमी देश भारत को ही इस क्षेत्र में स्थिरता का एकमात्र स्तंभ मान रहे हैं। अमेरिका जानता है कि अगर दक्षिण एशिया में शांति चाहिए तो भारत की बात को अनसुना नहीं किया जा सकता। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को यह समझना होगा कि वो कट्टरपंथियों के दबाव में आकर देश नहीं चला सकती। अगर उन्होंने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की तो 2026 के चुनाव तक उनकी सरकार का टिकना मुश्किल हो जाएगा। ये भारत की सॉफ्ट पावर और हार्ड डिप्लोमेसी का मिश्रण है कि आज दुनिया के बड़े बड़े देश वही भाषा बोल रहे हैं जो नई दिल्ली बोल रही है। ये 2025 का भारत है जो अपने पड़ोसियों को मुसीबत में मदद भी करता है, लेकिन अगर वहां कुछ गलत हो रहा है तो दुनिया को आईना दिखाने का दम भी रखता है।
इस पूरे घटनाक्रम में एक और पहलू है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वो है वहां के आम लोगों का डर। जरा सोचिए उस परिवार के बारे में जिसके घर के बाहर हजारों की उन्मादी भीड़ खड़ी हो। वो खौफ, वो दहशत जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। राजा कृष्णमूर्ति ने जब गहरा सदमा शब्द का इस्तेमाल किया तो वो सिर्फ एक कूटनीतिक शब्द नहीं था, बल्कि वो उस मानवीय त्रासदी की गूंज थी। संयुक्त राष्ट्र का ये कहना कि शांति और सुरक्षित माहौल जरूरी है, ये साबित करता है कि वहां का सिस्टम किस कदर फेल हो चुका है। पुलिस थानों पर हमले, सरकारी इमारतों में आगजनी, ये किसी लोकतंत्र की निशानी नहीं, बल्कि मॉब रूल, भीड़ तंत्र की निशानी है। भारत ने हमेशा एक स्थिर और शांतिपूर्ण बांग्लादेश का समर्थन किया है, क्योंकि एक अशांत पड़ोसी कभी भी भारत के हित में नहीं हो सकता। लेकिन स्थिरता की कीमत निर्दोषों के खून से नहीं चुकाई जा सकती। आज जब दुनिया जाग रही है तो उम्मीद की एक किरण जगी है कि शायद अब वहां की सरकार नींद से जागेगी और ठोस कदम उठाएगी।